माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम में अपियर होना है और किसी भी तरह के एग्ज़ाम में अपियर होना है जिसके अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व हो, वेदर इट इज़ JEE और किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बिकॉज दीज आर द एसेंशियल्स दोज आर रिक्वायर्ड। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यूनिट्स एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस जो कि लास्ट 34 ईयर्स के पेपर में आए हुए हैं। इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास मोशन इन वन डायमेंशन। तो बेटर है इसको शुरू करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ थोड़ा टॉपिक के बारे, थोड़े से एसेंशियल्स आपको बता दूँ। सो दिस इज़ मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। आप जितना ध्यान से इन स्टेप्स को देखोगे जो मैं आपके बताने वाला हूँ उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा ओवरऑल, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि सारे के सारे क्वेश्चंस, हर एक तरह के क्वेश्चंस आप लास्ट 34 ईयर्स में इंक्लूड हो गए हों। तो इसकी हेल्प से आप कुछ क्वेश्चन और भी कर पाओगे जो कि यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। तो पहली बात ये, वन डायमेंशन का मतलब क्या है? वन डायमेंशन दैट मीन्स इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं करेंगे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, प्लेन में मोशन नहीं लेंगे, प्लेन इज नॉन इंक्लूडेड, कंपोनेंट्स नहीं डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट्स विल नॉट बी डिस्कस्ड हियर। मोशन along a line, whether this is horizontal, vertical or circular motion, ये हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड, लाइक दिस। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, आप दो तरह से जा सकते हो, या तो आप इसके थ्रू जाओगे, ये जो एक्चुअल पाथ आप कवर करोगे इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। और अगर मैं ए से बी तक डायरेक्ट लाइन खींच दूं एक शॉर्टेस्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई सर्कुलर मोशन लाइक दिस कि एक आदमी ए से चलना शुरू करता है और दोबारा वो ए पे पहुंचता है, तो ये जो इसका 2πr हो जाएगा, इसका रेडियस r है, 2πr, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट वो वहीं पे पहुंच गया है दोबारा, डिस्प्लेसमेंट इज 0। आप एक चीज आपने हाथ में पकड़ी हुई है, कोई कोई आर्टिकल है, उसको आप थ्रो करते हो ऊपर की डायरेक्शन में, और दोबारा आके वो 10 मीटर ऊपर जाता है और फिर आप उसको अपने हाथ में ही पकड़ लेते हो वहीं पे। इसका मतलब इसका डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, 10 ऊपर का 10 वापिस का, डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ पे अगर सपोज करो ये टोटल डिस्टेंस 20 मीटर है, दिस इज 20 मीटर डिस्टेंस, और टाइम लगते हैं 2 सेकेंड, तो इसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये नॉट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड थोड़ा, लेट इट बी 10 सेकेंड। तो ये हो गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट देखते हो वेदर दिस इज वॉकेबल रोड और नॉट, बट अगर डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो तुम यहाँ पे हम मिनिमम डिस्टेंस ही देखेंगे। लेट दिस इज 5 मीटर, चाहे आप चल के ऐसे गए हो तो टाइम तो उतना ही लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपने इतनी कवर की, दैट मीन्स 1/2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज रिगार्डिंग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। There are three terms: average speed, average velocity, instantaneous velocity. What is average speed? Average speed is equal to total distance over total time taken. Average velocity total displacement over total time taken. हमने ऊपर अभी सर्कल की बात की थी, एक आदमी यहाँ से चलता है और यहाँ पे वापस आता है, इसको अभी डिस्कस करेंगे हम इंस्टेंटेनियस, मतलब दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। और इसका जो रेडियस है दैट इज सपोज करें 10 मीटर। ये आदमी यहाँ से चला और यहीं पे वापस आ गया और इसको टोटल लगे सपोज करो 10 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या है इसकी? टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 इंटू 10 अपॉन 10 सेकेंड, that is 6.28 meter per second. Average velocity 0 because it reaches at the same point where he started. अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड, जो हमने यहाँ पे लिखा था एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड आपको कई तरह से निकालनी आती है कि सपोज करो आपको कोई डिस्टेंस दे रखा है और उसमें दे दिया कि 1/3 डिस्टेंस उसने कवर किया वेलोसिटी v1 से और 2/3 डिस्टेंस मूव किया वेलोसिटी v2 से। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको टोटल डिस्टेंस लेना और टोटल टाइम। इसके लिए क्या करेंगे? 1/3 डिस्टेंस अपॉन v1, ये टाइम आ गया इसका, प्लस 2/3 डिस्टेंस, ये तो हो गया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 1/3 प्लस 2/3, 1 मीटर। एवरेज वेलोसिटी 1 अपॉन 1/3 v1, यहाँ हम ले सकते हैं, प्लस 2/3 v1, 3 v1 v2 अपॉन
यहाँ पे v बन जाएगा v1 प्लस 2v2। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना जितना टाइम हमने यहाँ पे दिया, ये जस्टिफाइड है या इसको हम किसी इजी वे में कर सकते हैं? इजी वे में कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है 1/3 डिस्टेंस। 1/3 का मतलब ये हो गया, मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ कि 3 मीटर का डिस्टेंस था, 1 मीटर, वेलोसिटी इसकी v1, ये टाइम आ गया। तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 3 हो गया, 1/v1 प्लस 2/v2, और मेरे पास आ गया 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस 2v1। ये मेरे पास इजी सा आंसर आ गया। तो मैंने इसको थोड़ा सा इजी वे में कर लिया। सिमिलरली अगर आपको दिया जाए कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद v1 एंड नेक्स्ट हाफ इज कवर्ड विद v2, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अब इस केस में भी मैं इसको, ये 2 मीटर लेके, इसको मैंने 1 मीटर ले लिया, इसको मैंने 1 मीटर ले लिया, टोटल डिस्टेंस मेरे पास 2 आ गया। पहले वाले का टाइम आ गया 1/v1 प्लस दूसरे वाले का आ गया 1/v2, 2v1 v2। और जब इन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार करोगे या इस वीडियो को ही आप 2-3 बार देखोगे, आपको ये सारे क्वेश्चंस ओरल आने शुरू हो जाएंगे। इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया, आपको डिस्प्लेसमेंट लेनी है, बाकी सेम हुआ। एक क्वेश्चन आ जाता है कि ए से बी पे गए v1 वेलोसिटी से, और बी से दोबारा ए पे आ गए v2 पे, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गई। पार्टिकल यहाँ से चला और दोबारा यहाँ पहुँच गया। एवरेज स्पीड, अगेन मैं क्या करूँगा, इसको भी 1 लूँगा, इसको भी 1 लूँगा, तो 2 तो डिस्टेंस हो गया, और 1/v1 प्लस 1/v2, मेरे पास सेम आंसर ऊपर वाला। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम एवरेज वेलोसिटी से ही निकालते हैं। सपोज करें यहाँ पे ये आपके पास कोई कर्व है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। मैं ये लेता हूँ इंटरवल, इतने इंटरवल में डिस्टेंस इतना ट्रेवल हुआ। तो यहाँ की वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, ये मेरे पास डेल्टा एस आएगा, ये मेरे पास डेल्टा टी आएगा, और एवरेज वेलोसिटी मैंने ले ली डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। मैं बहुत सिंपल से वे में करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे को निकालनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब तो ये हो गया, या तो इस इंस्टेंट पे निकालना है, या तो इस इंस्टेंट पे निकालना है, या इस इंस्टेंट पे, जिस पे भी निकालना है उसके अराउंड ही हम एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे। सपोज करो ये इस पॉइंट पे निकालना था, मैंने इसके अराउंड एक इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी ले ली। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं इस पे लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट क्या होगी? ये डेल्टा टी जो है, जितना कम से कम हो सकता है मैंने उतना लेना है, तो मैं उसको फिजिकल लैंग्वेज में डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट इज मेडिकल स्टूडेंट्स को इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपको जो नट शेल में बता रहा हूँ कि आएगा क्या। इसकी ये डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की, ds/dt, और ds/dt जो होता है वो होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको हम स्लोप भी बोलते हैं।
और थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल मेड विथ टाइम एक्सिस। मैंने आपको पहले बोला ये आपके पास टाइम एक्सिस है, ये बोला। इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया, ये मैंने थीटा ड्रा कर दिया। सपोज करें आपके पास, अब ये हेल्पफुल कहाँ पे होगा? हेल्पफुल होगा ये आपके पास कोई मोशन है, मोशन का ग्राफ दे रखा है आपको। तो आपके पास मैं पॉइंट चूज करता हूं, ए बी सी डी। किस पे वेलोसिटी ज़्यादा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पे ज़्यादा है? तो मैं हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूंगा। ये टेंजेंट आ गया, यहाँ पे ये टेंजेंट आ गया, यहाँ पे ये टेंजेंट आ गया, यहाँ पे ये टेंजेंट आ गया। तो मैं अगर इन सबको मिला दूं, बढ़ा दूं इसको और नीचे टी एक्सिस से मिलाऊं, तो मैं देखूंगा एंगल किसका सबसे बड़ा है। दिस इज थीटा, ये एंगल सबसे बड़ा है। तो एट बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज मैक्सिमम। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है कि अगर मैं इसको बढ़ा दूं, यहाँ पे ये स्लांटिंग है डाउनवर्ड, कि यहाँ आगे जाके ये आगे जाके इस तरह से ये एंगल बना ले, ये बनाए या इसे कम बनाएगा, जैसे भी। हाँ, जैसे सपोज करो ये कोई मोशन है, मेरे को ए और बी पे निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे तो इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग होगी, यहाँ पे इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग होगी। यहाँ पे थीटा जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी नेगेटिव। सो दिस इज रिगार्डिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप इसको दोबारा देखेंगे एक बार तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। आप 2-3 बार पढ़ें इसको और नोटबुक लेके अपने आप भी इसको ट्राई करें। इसके बाद आपके पास आते हैं ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास, इट मे बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट मे बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कुछ भी हो सकती है। सपोज करो ये आ गया आपके पास, इस तरह का कोई ग्राफ आ गया, सर्कल आ गया, ये आ गया, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम व्हाटएवर। तो इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टाइम पे हम देखते हैं, किसी भी टाइम पे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इसकी इतने टाइम इंटरवल पे पोजीशन क्या थी, इस इंस्टेंट पे ये पोजीशन थी। थोड़ा और देख लिया आगे जाके, क्या कहीं कोई ऐसा इंस्टेंट तो नहीं है कि मेरे को 2 पोजीशंस मिल रही है। यहाँ पे इतने टाइम पे मेरे पास ये 2 पोजीशन आ गई, ये पॉसिबल नहीं है। मैं अगर अभी बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं हो सकता। तो इस तरह के ग्राफ पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे इस इंस्टेंट पे ये चीज़ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और अगर वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पे ये इस वेलोसिटी से चल रहा है या इस वेलोसिटी से चल रहा है, इट कांट बी पॉसिबल, इट विल बी मूविंग विद ओनली वन वेलोसिटी। हाँ, इस ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, सो दिस इज पॉसिबल। नेक्स्ट आपके पास आते हैं इक्वेशंस, जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें आप ध्यान से देखें, फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब वेलोसिटी टाइम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, लेकिन दोनों के दोनों कांस्टेंट है।
दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिससे आपने चलना शुरू किया वो उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सो दिस इज कांस्टेंट, जो वैल्यू इसको दे दी वही रहेगी। और एक्सेलेरेशन, ये सिर्फ जो इक्वेशंस हैं ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए है, ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए, वेरिएबल एक्सेलेरेशन के लिए नहीं है। जैसे इसको बोलते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, क्योंकि अगेन ए और बी कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, यहाँ पे भी ए और यू। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, u प्लस ए बाई टू, distance traveled in nth second, this is u and a is constant here. So these are the equations, how we will use them. In equations, in these type of questions, कुछ questions आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, जबकि उनका वो काफ़ी इजी होते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ से एक चीज़ को ऊपर थ्रो किया गया और आपसे पूछा जाता है कि लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन ये है, मैंने आपको कुछ नहीं दिया और सिंपल कि यहाँ पे हो 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, वट एवर। ये चीज़ ध्यान से देखो, ये चीज़ कहीं भी एक्सप्लेन नहीं की होगी। मेरा ख्याल हो सकता है आपकी कोचिंग वगैरह में भी कहीं आपको ये नहीं बताया गया होगा, मे भी बताया गया हो, आई डाउट दैट। लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, लास्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से अगर थ्रो किया गया तो लास्ट सेकंड में कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकंड से कितना हुआ, 40 मीटर पर सेकंड से कितना हुआ। अरे लास्ट सेकंड में अगर हम जी को 10 ले लें, लास्ट सेकंड में ये 5 मीटर ही होगा, चाहे 10 मीटर पर सेकंड, चाहे 20, चाहे 40, वट एवर बी दैट। क्वेश्चन आता है किसी भी स्पीड से, किसी भी वेलोसिटी से इसको फेंका गया, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, लास्ट टी सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लास्ट टी सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल होगा 5t स्क्वायर ओनली। रीजन क्या है, अब एक चीज और ध्यान से देखें आप, अगर मैं कोई चीज यहां से नीचे से थ्रो करता हूं और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो जब ये वहां से ऊपर जाते हुए 10 मीटर पर सेकंड है, तो जब ये यहां से वापस आएगी तब भी इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट से गुजरते हुए 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां से लेके ऊपर तक जाने में यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड ही होनी है। अगर यहां से यहां तक 2 सेकंड लगे हैं तो यहां से नीचे आने में भी 2 सेकंड लगेंगे। यहां से यहां तक अगर 3 सेकंड लगे हैं, यहां से नीचे आने में भी 3 सेकंड लगेंगे। आप कैलकुलेट करके देखेंगे 10 मीटर पर सेकंड से, ये मैंने ऐसे लिया, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ भी है, सपोज करें v मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, तो ऊपर जाने में अगर 2 सेकंड लगे, नीचे आने में 2 सेकंड, यहाँ से ऊपर जाने में अगर 3 सेकंड लगे, यहाँ से नीचे आने में 3 सेकंड लगेंगे। किसी भी बॉडी को आप ऊपर फेंकते हो यहाँ से और आप दोबारा इसको पकड़ते हो, जितना टाइम यहाँ से ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से नीचे आने में लगा। If this time is t1 moving up, this time is t2 moving down, t1 equal to t2. This is very very important। और इस मेथड से एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन इसके कोरस्पॉन्डिंग आएंगे उसमें आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो।
एक क्वेश्चन आता है आपके पास जगलर का, कि वो क्या करता है, बॉल्स फेंक रहा है कंटिन्यूअस, हवा में बॉल्स फेंक रहा है। सपोज करो 2 सेकंड के बाद हर एक बॉल फेंकता है, और जब आप बॉल पकड़ते हो उस टाइम कम से कम 4 बॉल्स एयर में होनी चाहिए। 4 बॉल्स शुड बी इन एयर। दैट मीन्स अगर 4 बॉल्स एयर में होंगी उस टाइम आप 5th बॉल को आपने पकड़ा है। 5th बॉल को, दैट मीन्स मतलब जो फर्स्ट बॉल है, 5th बॉल इज द फर्स्ट बॉल, जो उसने सबसे पहले फेंकी थी वो आपने पकड़ी है। दैट मीन्स उसने 4 बॉल्स को एयर में फेंक दिया। अगर हर एक में 2 सेकंड लगे तो टोटल टाइम हो गया, दैट मीन्स 8 सेकंड। पहले जो बॉल फेंकी थी वो आपने पकड़ी है। अगर 8 सेकंड पहले जो बॉल फेंकी थी वो आपने पकड़ी है, दैट मीन्स उसने 4 सेकंड ऊपर जाने में लगाए, 4 सेकंड नीचे आने में लगाए। दैट मीन्स मिनिमम हाइट इज हाफ GT स्क्वायर। वो कितना ऊपर गया होगा, 40 मीटर को ऊपर गया। दैट मीन्स ये जो मिनिमम हाइट जो होगी टॉप मोस्ट बॉल की, जो एट द मैक्सिमम हाइट है, दैट इज 80 मीटर। स्पीड, कितनी स्पीड से उसको फेंका गया होगा, अंडरस्टूड है। 4 बॉल्स इन एयर 8 सेकंड में, या उसने ऊपर जाने में 4 सेकंड लगाए, या ऊपर से नीचे आने में 4 सेकंड लगाए। जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया उसी वेलोसिटी से उसको दोबारा पकड़ा जाएगा। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, v इक्वल टू किस वेलोसिटी से पकड़ा गया, एट द टॉप मोस्ट वेलोसिटी 0, g इज 5 इंटू 4, 20 मीटर पर सेकेंड से उसको, सॉरी u इज 0, 40 मीटर पर सेकेंड। अगर ये g 9.8 होगा तो ये आएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड। कम से कम इतनी वेलोसिटी से आपको उसको थ्रो करना पड़ेगा अपवर्ड इन द एयर, ओनली देन दिस प्रोसेस विल हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और आते हैं क्वेश्चन, कि एक टैप है और उससे लगातार ड्रॉप्स गिर रहे हैं। सपोज करो 1 सेकंड के बाद एक ड्रॉप गिरता है, और जब 5th ड्रॉप यहां से छूटता है तब फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पे टच करता है। तो आपने बताना है कि इसकी हाइट कितनी है टैप की। अब देखें, 1 2 3 4, 4 सेकंड लगे नीचे आने में। h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, 5 इंटू 4 स्क्वायर, 80 मीटर। दैट मीन इसकी हाइट आपको पता चल गई, दिस वाज 80 मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड ड्रॉप की हाइट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम फ्लोर। इसकी हाइट आपको बतानी है। अभी थर्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 सेकंड के लिए इसने नीचे आया था ये। अगर 2 सेकंड के लिए, दैट मीन्स 2 सेकंड में कितना आया, जस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर।
तो हाइट फ्रॉम बॉटम, एटी माइनस 20, 60 मीटर। ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 60 मीटर। अब इसके बाद कंसेप्ट आ जाता है आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? ए की वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। चाहे वो सेम डिस्टेंस से चल रहे हैं, वो चाहे वो आगे पीछे चल रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मतलब तो सिंपल है कि रिलेटिव वेलोसिटी का मेन मीनिंग क्या हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के कंपैरिजन में डिस्टेंस में कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। रिलेटिव वेलोसिटी एक के कंपैरिजन में दूसरे के डिस्टेंस में कितना फर्क पड़ रहा है। जैसे अगर वो यहां से भी चलना शुरू करते हैं, एक सेकंड में ये चलेगा 25 मीटर, सपोज करो यहां पहुंच गया, बी चला है 10 मीटर, यहां पे पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस हो गया 15 मीटर। इसका मतलब ए 15 मीटर आगे हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। बी पीछे रह गया, बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये पीछे रह गया, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसकी भी निकालनी हो तो हम सिंपली कर देंगे वी ए माइनस वी बी, 25 माइनस 10, 15 मीटर पर सेकेंड। बट अगर ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, दोनों अपोजिट कहने का मतलब कि ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, अब भी हम यही लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। वी ए इज 25 माइनस, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन है इसकी, तो मैं यहां पे -10 ले लूंगा। 35 मीटर पर सेकेंड 35 ही होगा। सपोज करो यहां पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था 100 मीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस था 100 मीटर। अब इसने पहले सेकंड में इसने किया 25 मीटर कवर, इसने किया 10 मीटर, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रह गया? 65 मीटर। सो जितने अमाउंट से डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, 35 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो गया, वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। रिलेटिव वेलोसिटी का एक और हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। ये दो ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से इधर इस डायरेक्शन में, और ये जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर को जा रही है। यहां से एक बर्ड उड़ता है 60 किलोमीटर पर आवर से। मुझको पता है मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज 30, जो कि आपको लगेगा बहुत ऐसा चल रही है, लेकिन ये ज्यादा चल रहा है, या ये क्वेश्चन का पार्ट है, वैल्यूज में भी डिफरेंट। डिस्टेंस सपोज करें 120 किलोमीटर दोनों के बीच में, तो मैंने देखना है कि जब तक ये आपस में टकराएंगी तब तक ये बर्ड कितनी बार आपस में मूव करेगा, और टोटल डिस्टेंस कितना मूव करेगा बिफोर दे स्ट्राइक विद ईच अदर। नाउ मैं बर्ड की वेलोसिटी लेता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब कितनी देर में ए जो है बी के पास, ये जो बर्ड है कितनी देर में बर्ड
इस ट्रेन पे आएगा। तो पहले मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिस्पेक्ट टू बी 90 किलोमीटर पर आवर। मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर। टाइम टेकन, डिस्टेंस है 120, दिस इज 90, 4/3 आर। अब हमने देखना है कि 4/3 आर में इन्होंने कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन by both the trains in 4/3 आर। relative velocity होगी 60, 80 किलोमीटर। therefore distance left (120) पहले था माइनस 40 किलोमीटर। अब इनके बीच में डिस्टेंस जो रह गया वो रह गया 40 किलोमीटर। अब बर्ड जो है इससे इस पे जाएगी इन सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में टाइम टेकन कितना डिस्टेंस है 40 अपॉन 90, 4/9 आर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन स्पीड कितनी थी 60, 80/9 किलोमीटर। डिस्टेंस लेफ्ट 40 minus 80/9, 240/9 kilometer. Similarly, you will keep on doing this. That means total distance, अगर आप इस सबको ऐड करते हो, मैं सिर्फ कंसेप्ट के वे से बता रहा हूँ आपको ये, लेकिन आगे जो है कुछ मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है जो आपके शायद सिलेबस में नहीं होंगी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड वो उतना ही होगा जितना इनके बीच में डिस्टेंस है, एंड नंबर ऑफ राउंड्स वो काउंट ही नहीं किए जा सकेंगे, दोज विल बी इन्फिनिटी। सो दिस इज अबाउट द चैप्टर। होपफुली आपके लिए इजी होगा अब क्वेश्चंस करने। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विद स्पीड v2, इट्स एवरेज। बड़ा सिंपल सा है, मैंने पीछे डिस्कस कर ही दिया है ये। इसको मैं 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, दिस इज v1, दिस इज v2, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2 हो गया, पहले का टाइम हो गया 1/v1 प्लस 1/v2, तो मेरे पास आ गया 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आंसर है आपके पास सी।
सेकंड क्वेश्चन, ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y, दिस इज x, दिस इज y, यहाँ से यहाँ जाती है स्पीड vu से और वापस आती है स्पीड vd से। द एवरेज स्पीड अगेन, दोनों का सेम डिस्टेंस है, मैं इसको 1 ले रहा हूँ, इसको 1 ले रहा हूँ। जब डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, आपके पास टाइम आ गया इसका और इसका ये आ गया, तो टोटल डिस्टेंस 2 हो गया। तो एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2 टोटल डिस्टेंस हो गया 1 अपॉन वी यू प्लस 1 अपॉन वी डी, दैट इज इक्वल टू 2 वी यू वी डी अपॉन वी यू प्लस वी डी। थर्ड क्वेश्चन, ये आ गया आपके पास डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, a car runs at a constant speed on circular track of radius 100 meter. This is circular track of radius 100 meter. Takes 62.2 seconds time taken. For every circular lap, the average, it is moving round and round, but he is asking only about a single circular lap. Average velocity and average speed. Average velocity तो जीरो ही होगी, तो जीरो किस किस में, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। एवरेज स्पीड फॉर ईच ऑफ द, एवरेज स्पीड तो जीरो नहीं होगी, दैट मीन्स आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर इज सी ओनली। लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही है, एवरेज स्पीड मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 पाई इंटू आर 100, 62.8, पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3.14, 62.8, तो ये 6.28 आ गया। एक जीरो यहाँ से ले लेंगे आप, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 10 आंसर आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, it covers the first half of the distance at speed 40 km per hour and second half at a distance v, at a speed v. अगेन सेम क्वेश्चन, ये आपके 100 मीटर लिया, दूसरा 100 मीटर, ये चलता है 40 किलोमीटर पर आवर से और ये चलता है v से, और इसकी एवरेज स्पीड आपको उन्होंने दे दी है, दैट इज 48। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन है सिंपली, दिस इज 200 अपॉन 100 बाई 40 प्लस 100 बाई v इक्वल टू 48। कैलकुलेशन पर्पज के लिए ऊपर 200 है, नीचे से 100 कॉमन निकालूंगा, ये कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 40v अपॉन v प्लस 40 इक्वल टू 48। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, काफ़ी इजी है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो इसको, ये 10 आएगा, 10 8 द 86 सफिशेंट है, 10v इक्वल टू 6v प्लस 240 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4v इक्वल टू 240, v इक्वल टू 60। सिर्फ इतना ही टाइम लगता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, दिस इज 60, बी ऑप्शन इज देयर। कंपटीशन है तो आप यूनिट्स लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे।
कंपटीशन है तो आप यूनिट सीखने में टाइम अपना वेस्ट नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड 10, नेक्स्ट 1/3 20 एंड लास्ट 1/3 60, दैट मीन्स, पहले को भी मैं 1 लेता हूँ, दूसरे को भी 1, तीसरे को भी 1, क्योंकि सारे इक्वल डिस्टेंसेस हैं। इसकी स्पीड बोला है 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी बोला है 20, इसकी बोला है 60। एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस हो गया 3, ये आपके पास 1/20, फर्स्ट है 1/10, 1/20 प्लस 1/60, इसको हम निकाल सकते हैं। एलसीएम आपके पास 60 आ रहा है तो ऊपर मैं 180 ले रहा हूँ, और यहाँ पे 6 + 3 दैट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर आपके पास इसका आंसर आ गया, सी ऑप्शन। इतने ही सिंपल हैं ये क्वेश्चंस, आप इनको अच्छी तरह से देखने की कोशिश करो। A car covers the first half of the distance between two places 40 km per hour and another half at 60 km per hour. The average, again बार बार वही क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर एक पेपर में। इसका मतलब आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब इन क्वेश्चंस को करने का काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि क्वेश्चन आपने देखा रिपीट हो रहे हैं। 1/40, 1/60, और ये मैंने टोटल डिस्टेंस इसका 2 ले लिया क्योंकि हमने हाफ को 1 कंसिडर किया था, तो इसका एलसीएम आपके पास 120 आ रहा है, तो ये 240 हो गया, और यहाँ पे 2 + 3 दैट इज़ 5, तो ये आपके पास आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, तो इस चीज़ का आपने खुद ध्यान रखना। क्वेश्चन आपको खुद क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, सिर्फ देखने से कि जैसे मैं कर रहा हूँ कि देखने से आपको समझ आएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। 2 cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by एक x दे दिया, xp, दैट मीन्स p पॉइंट की पोजीशन आपको दे दी, at + bt स्क्वायर एंड xqt ft - t स्क्वायर। आपसे पूछा गया एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले बताया था। वेलोसिटी हम इसका डेरिवेटिव लेके निकाल सकते हैं, dx/dt, तो ये आपके पास आ जाएगा a + 2bt, और इसकी वेलोसिटी q की हो जाएगी f - 2t, और जब ये दोनों सेम होंगी दैट मीन्स a + 2bt = f - 2t। इसको हम ले सकते हैं, t हमने निकालना है, 2b + 2 = f - a, दैट मीन्स t = f - a/2 × b + 1। So this is D option. Question number 8. If the velocity of a particle is v = at + bt square, ये आपको वेलोसिटी दे दी at + bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 and, जब भी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में जाए कि बिटवीन 1 and 2 सेकेंड, किसी इंटरवल में, तो आपको इंटीग्रेशन को फॉलो करना पड़ेगा। v = ds/dt, और आपको डिस्टेंस ही पूछा है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे इसका इंटीग्रल करके, और इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिंपली बेसिक फार्मूले ही देखने हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स आपके पास इंटीग्रेशन का नहीं आता। at² + bt³ और ये आपके पास लिमिट्स आ गई 1 to 2 सेकेंड। अब आपने पहले क्या करना है, a/2 लें, और इस t² में पहले 2 की वैल्यू पुट कर दी तो 4 आ जाएगा, 1 की पुट की तो 1, दोनों को माइनस करना है, 3 आ गया।
टी में 2 की वैल्यू पुट करोगे 8 माइनस 1 का क्यूब 7। तो ये आपके पास आ गई ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, displacement x of a particle of mass m moving in one dimension under the action of a force is related to time by t equal to root x plus 3. The displacement of the particle when its velocity is 0. When its velocity is 0, पहले आपको displacement निकालनी पड़ेगी और velocity, पहले आपको velocity निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 3। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई टी माइनस 3 स्केयर, दैट इज वेलोसिटी निकालने के लिए dx बाई डी टी 2 इंटू टी माइनस 3। और ये जीरो कब होगी? जीरो होगी व्हेन t इक्वल टू 3 सेकेंड। और जब 3 सेकेंड पे हो तो आप डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस कितना मूव किया 3 सेकेंड पे? 3 माइनस 3 स्क्वेयर, दैट इज 0। इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहीं से पता चल सकता है कि एट टी इक्वल टू 3 डिस्टेंस 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, ये आपको ग्राफ दे रखा है एक, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो मैंने आपको बताया था, अगर ए पे निकालनी है तो मैं ए पे टेंजेंट ड्रा करूंगा, बी पे निकालनी है तो मैं बी पे टेंजेंट ड्रा करूंगा, सी पे निकालना है तो मैं सी पे टेंजेंट ड्रा करूंगा, डी पे निकालना है तो डी पे टेंजेंट ड्रा करूंगा। और देखता हूं यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल तो सी पे बन रहा है, दैट मीन्स एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा मैक्सिमम जिसका होगा, दैट इज सी। सी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ऑप्शन इज डी। इलेवेंथ क्वेश्चन, द पोजिशन x of a particle with respect to time t along x-axis given by x equal to 9t square minus t cube, where x is in meter and t in seconds. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed along the positive x direction? मैक्सिमम स्पीड कब होगी? अब ध्यान से देखें, मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या है। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेता हूं तो सपोज करो ये आ गया, यहां पे मैक्सिमम स्पीड है। तो अगर मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन निकालूं, मेरे पास क्या आएगी? मेरे को पता है कि अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं यहां पे, ये टेंजेंट क्या देता है? क्योंकि यहां पे स्पीड तो मैक्सिमम ही है, तभी तो आपके पास यहाँ पे ये हम्प बना। मैक्सिमम पोजीशन तभी बनी जब यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है। और मैक्सिमम पे अगर टेंजेंट ड्रा करता हूँ, उसकी स्लोप मेरे पास आती है 0। तो मेरे पास बड़ा सिंपल सा हो गया कि मैं इसकी स्पीड का अगर डेरिवेटिव लूंगा वो 0 आएगा। जिस टाइम पे 0 आएगा दैट विल बी द टाइम एट विच द वेलोसिटी इज 0। सो पहले मैं वेलोसिटी निकाल लूँ इसकी। वेलोसिटी इसका डेरिवेटिव लूंगा 18t माइनस 3t स्क्वायर, फिर मैं इसका dv बाई डी टी लूंगा। ये देखता हूं किस पे 0 है। दैट इंप्लाइज 18 माइनस 60 इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो उस पॉइंट पे डिस्पोजिशन क्या होगी? x इक्वल टू 9 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 3 क्यूब, that is 81 minus 27, 54 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना इसको। और एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन में कोई क्वेश्चन था
कन्फ्यूज़न वाला जैसे एरर वाला था, मे बी उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो, नेगेटिव एरर, वो सारे उस तरह के सारे क्वेश्चंस में लास्ट में एक असाइनमेंट बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस दोबारा से अच्छा सा टाइम देके उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ए पार्टिकल मूव्स along a straight line OX at time t, the distance of the particle from O is given by, ये पोजीशन दे रखी है 40 प्लस 12t minus t square, this is t cube. How long would the particle travel before coming to rest? Before coming to rest, that means मेरे को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसको जीरो लेना पड़ेगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, that's 0 plus 12 minus 3t square. Velocity will be 0 at 12 minus 3t square equal to 0. 3t square equal to 12 implies t equal to 2 seconds. Now at time t the distance x आपको निकालना है, how long would the particle travel before coming to rest. That means distance traveled in 2 seconds. Distance traveled in 2 seconds. ये जो x है ये डिस्टेंस नहीं है, ये है पोजीशन। डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट इज पोजीशन एट 2 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 0 सेकेंड। 40 प्लस 12 इंटू 2 24 माइनस 2 क्यूब इज 8 माइनस एट t इक्वल टू 0 40, that is equal to 16 meter. Highly important question. Highly important. Why this is important? Because x represents position. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. This is the position only. Question number 13th. The displacement x of a particle varies with time t as x equal to ae minus alpha t plus be beta t, where a, b, alpha and beta are positive constants. The velocity of the particle will, वेलोसिटी की नेचर के बारे दिया है तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू मैंने आपको बताया dx by dt। अब जहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं हमने निकालना है v इज इक्वल टू dx by dt विद रिस्पेक्ट टू t। दैट मीन्स t के जो कोफिशिएंट्स हैं इसके अंदर a माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसा का वैसा रहेगा प्लस बी टी का कोफिशिएंट बी बीटा ई बीटा टी इज इक्वल टू, मैं प्लस वाली क्वांटिटी आगे ले आता हूँ माइनस ए अल्फा ई माइनस अल्फा टी। अब इसमें पूछा क्या क्या है, बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, नो देयर इज ए बीटा इन दिस। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, अगर इसको हम जीरो पुट करेंगे तब भी आपके पास यहाँ पे बीटा यहाँ पे अल्फा अगर इक्वल करें तब भी ये बी है और ये तो इक्वल तो नहीं हो पाएंगे ना, वो जीरो इक्वल होंगे तभी वो जीरो होगी। यहाँ पे अल्फा बीटा इट कांट बी जीरो बिकॉज दिस इज बी दिस इज ए। बाकी सारी क्वांटिटी अगर मैं इसको अल्फा पुट करूँ इसको अल्फा पुट करूँ तो ये किसी भी वे में जीरो नहीं होगा। अब ये गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, गोज ऑन इंक्रीजिंग। हम एक चीज देख लेते हैं, अगर वो नहीं ठीक हुई तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। माइनस ए अल्फा, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ ई अल्फा टी, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है नीचे आके प्लस। अगर मैं टी को इंक्रीज करता हूँ
टी को इंक्रीज करने से ये पूरी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर ये इंक्रीज हो गया डिनोमिनेटर, ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इस क्वांटिटी में से अगर मैं एक कम क्वांटिटी माइनस कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो ये आएगा आपका डी, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। The displacement time graph of a moving particle is shown below. The instantaneous velocity of the particle is negative at the point. अगेन ये पहले जैसा क्वेश्चन आ गया। मैंने एक्सप्लेनेशन में भी इसको एक्सप्लेन किया था इस तरह के क्वेश्चंस को। ये आपके पास C है, ये D है, ये E है, ये F है। अगर मैं सब पे टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो मेरे पास ये वाला टेंजेंट ऐसा आ रहा है जिसका एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है। दैट मीन्स हेयर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव एट E। ऑप्शन इज A। क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह का भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। ये रिप्रेजेंट करता है, ये भी रिप्रेजेंट करेगा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई टाइम इंटरवल लूँ, यहाँ पे आई एम गेटिंग वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी एट सेम टाइम। इस इंस्टेंस पे मैं इतनी वेलोसिटी भी मिल रही है, मेरे को इतनी भी मिल रही है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज बी ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 16। अभी आपके पास आ गए एक्सेलेरेशन के क्वेश्चंस। A particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that velocity varies according to Vx equal to beta x minus 2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x. आपने बताना है acceleration as a function of x, मतलब एक्सेलरेशन बताना है, लेकिन उसके अंदर t की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, t की टर्म नहीं होनी चाहिए, x की टर्म। अब ये हम इससे निकालेंगे, या हम इसमें एक्सेलरेशन इक्वल टू, वी नो दैट जनरल फार्मूला इज dv बाई dt, लेकिन dv बाई dt तो हमको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे dv बाई dt नहीं है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको dx से डिवाइड करता हूँ और इसी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ गया, ये मेरे पास v आ गया, दैट मीन्स v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये दोनों वैल्यूज, एक वैल्यू मेरे पास है, एक मैं निकाल सकता हूँ। ये v जो है मेरे पास है बीटा x माइनस 2n, और डी वी बाई डी एक्स आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, इसका कोफिशिएंट पहले आएगा बीटा माइनस 2n x, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 2n बीटा स्क्वेयर x माइनस 4n। इन दोनों पावर्स को मैं ऐड कर दूंगा, माइनस 1। ये ऑप्शन मेरे पास आ रही है, डी ऑप्शन इज दिस। क्वेश्चन नंबर 17। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 8 प्लस 12t minus t cube, where x is in meter t, the retardation of the particle when its velocity becomes 0। आपने रिटार्डेशन निकालना है तो आपको, और वेलोसिटी बिकम्स 0, आप पहले वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे, जो भी टाइम आएगा उसको आप एक्सेलरेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास रिटार्डेशन आ जाएगी, या एक्सेलरेशन जो भी आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। दिस इज 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं तो t मेरे पास आ रहा है 2 सेकेंड, दैट मीन्स 2 सेकेंड में मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है। तो इसकी एक्सेलरेशन अगर निकालूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, तो मेरे पास आ रहा है माइनस 60, दैट इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर पूछा जाता है एक्सेलरेशन आपसे एग्जाम में, तो आप लिखोगे माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अगर पूछा जाता है रिटार्डेशन तो आप लिखोगे 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। A particle moves a distance x in time t according to equation x equal to t plus 5 raised to power minus 1, that means मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 upon t plus 5। अब हमसे पूछा गया द एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे इसकी चीज़ का भी ध्यान देना, प्रोपोर्शनल टू दैट मीन्स जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको हम इग्नोर कर देंगे, वेलोसिटी और डिस्टेंस की टर्म में हमने निकालना है, ठीक है। v इज इक्वल टू -1 अपॉन एंड एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू -+2, क्योंकि इसकी पावर ऊपर जाके -2 होगी, उस -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +2 t + 5। लेकिन इसी का ध्यान रखना, जो मैंने आपको बोला प्रोपोर्शनल है तो हमको ज़्यादा उसको नहीं देखना है, t + 5 जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं, v इज़ प्रोपोर्शनल टू। इससे आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको देखूं तो सीधा आ रहा है a इज़ प्रोपोर्शनल टू x³, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर ऑप्शन होती तो ये ठीक होती, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो तुमको देखना पड़ेगा v की टर्म में। तो a इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/t + 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ v, और एक्सेलेरेशन है उसका क्यूब, that means a is proportional to v raised to power 3/2 if option is there, that is a. So that is quite important question. 19th question. Particle moving along x-axis has acceleration f at time t given by f is equal to f0 1 minus t upon capital T. f0 and t are constants. The particle at t equal to 0 has 0 velocity. In the time interval between t equal to 0 and the instant when f equal to 0, the particle velocity vx is. अगेन यहाँ पे जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, आपको टाइम इंटरवल में पूछा है कौन कौन सा टाइम इंटरवल, एक t इक्वल टू 0 और दूसरा टाइम हमने निकालना है व्हेन f इक्वल टू 0, व्हेन f इक्वल टू 0। अब इसको 0 पुट करेंगे 1 - t/t इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू t। दैट मीन्स आपको वेलोसिटी निकालनी है बिटवीन टाइम इंटरवल 0 एंड t। तो इसको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। dv/dt इज इक्वल टू f0 1 - t/t। तो इसका अगर मैं इसका इंटीग्रल करें, अगर v इज इक्वल टू f0 1 - t/t dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो ये मेरे पास आ गया f0 इज कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, ये आ गया t माइनस t² 2t, और ये लिमिट्स आ गई 0 to t। तो मेरे पास क्या आएगा f0, इस t की जगह ये t पुट करूंगा माइनस करके 0, दैट इज इस स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट किया, t² 2t, दैट इज t/2 और -0। तो ये मेरे पास आ गया f0 t/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Motion of a particle is given by the equation s is equal to 3t³ 7t² 14t plus 8 meter. Value of acceleration of the particle at t equal to 1 second. तो यहाँ पे हम v निकाल लें पहले। दिस इज
9t square plus 14t plus 14. Our acceleration is 18t plus 14 at t equal to 1 second. A equal to 18 plus 4, 32 meter per second square. Option is B. Next question, 21st. The position x of a particle varies with time t as x equal to at square minus bt cube. Acceleration will be 0 at time t is equal to. हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं 2at minus 3bt square. Acceleration is equal to 2a minus 6bt. ये 0 तब होगा when t will be equal to a upon 3b. Next question, 22nd question. Acceleration of a particle is increasing linearly with time t as bt. That means acceleration is proportional to bt. Particle starts from origin with an initial velocity v naught. That means dv by dt is proportional to bt. So dv equal to bt dt, कुछ कांस्टेंट भी आ जाएगा. लेट अस सी. यहाँ पे लिखा है द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट. दैट मीन्स 0 पे उसकी वेलोसिटी v नॉट है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी. तो यहाँ से हम v निकाल लेंगे. v माइनस v नॉट equal to bt square by 2. That means v is equal to v naught plus bt square by 2. Now this v is equal to dv by dt. Is equal to v naught plus bt square by 2. ये हमसे पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी. दैट मीन्स this v will be equal to not dv by dt, this is ds by dt. So ds is equal to v naught dt plus bt square by 2 dt. So distance traveled in time t is equal to v naught t plus bt cube upon 6. That means C option is there. Question number 23rd. Particle moves along a straight line such that its displacement anytime t is given by s is equal to t cube 6t square plus 3t plus 4. Velocity when the acceleration is 0. तो हमको दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी. Velocity 3t square minus 12t plus 3 and acceleration is equal to 60 minus 12. अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ t की वैल्यू आ रही है 2 सेकेंड और 2 सेकेंड में वेलोसिटी आ रही है 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3.
That means this is minus 15, minus 9. Question number 24. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meters per second from the top of it. Consider this as a tower. Ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड. यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल को थ्रो किया. It hits the ground after some time 80 मीटर पर सेकेंड. The height of the tower is, हाइट बतानी है. जी की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे मेंशन भी है. तो डिस्टेंस आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन लगा लोगे. S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g. जनरली जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं स्क्वायर नहीं करता. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन 60 इंटू 100 अपॉन 20, दैट इज 300 मीटर. ये मेरे पास डी ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. वो कह रहा है स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. इट कवर्स डिस्टेंसेस h1, h2, h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड. कि यहाँ से ड्रॉप किया तो 3 सेक्शन हम कर लेते हैं. यहाँ पे इतना डिस्टेंस हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया. ये पहले 5 सेकेंड में, ये दूसरे 5 सेकेंड में, ये तीसरे 5 सेकेंड. ये h1, ये h2, ये h3. लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, जब भी हमको डिस्टेंस देखना है हम यहाँ से देख लेंगे. यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी तो फार्मूला लग जाएगा स्ट्रेट. s इज इक्वल टू 0 हो गया हाफ जी टी स्क्वायर. जितने भी टाइम का निकालना है आप निकाल सकते हैं. s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि g तो कांस्टेंट ही है. तो यहाँ पे h1 प्रोपोर्शनल टू, दैट मीन्स h1 प्रोपोर्शनल टू 25, h1 प्लस h2. क्योंकि दोनों में टाइम लगा तो मैं टोटल डिस्टेंस निकाल रहा हूँ पहले, फिर h2 निकाल लेंगे. दैट इज प्रोपोर्शनल टू 5 प्लस 5 10, 10 स्क्वायर 100. h1 प्लस h2 प्लस h3 प्रोपोर्शनल टू, तीनों का 15 हो गया, 15 का स्क्वायर 225. तो h1 मेरे पास आ गया 25, h2 आ गया 75, h3 आ गया 125. अब देख लें कौन सी ऑप्शन सूट करती है. दिस डी ऑप्शन सूट्स यू, बिकॉज h3 h1 इक्वल टू 25, h2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 आ रहा है, एंड h3 को 5 से डिवाइड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 26. A boy standing at the top of a tower of 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन. यहाँ पे ये टावर है, टावर की हाइट दे दी 20 मीटर. कह रहा है यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप करता है. ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gs, v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू डिस्टेंस इज 20 मीटर. तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप, दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड से वो हिट करेगा. क्वेश्चन नंबर 27. ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ये कोई प्लेटफॉर्म है, मे बी ऐसे यहां से ड्रॉप किया आपने u इक्वल टू 0 से एट t इक्वल टू 0. आफ्टर 6 सेकेंड another ball is thrown downward with the same
फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद ए स्पीड v, दूसरी बॉल, बट ये आफ्टर 6 सेकेंड, 2 बॉल्स, यहां पे दोनों बॉल्स मीट करती हैं, वो कह रहा है एट t इक्वल टू 18 सेकेंड। दैट मीन्स ये वाली बॉल तो चली 18 सेकेंड के लिए, इसको 6 सेकेंड के बाद थ्रो किया गया था, तो ये चली 12 सेकेंड। दैट मीन्स इसने 12 सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जितना इसने 18 सेकेंड में किया। दैट मीन्स जो भी हमने पीछे किया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, हम ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से नीचे, वर्टिकल मोशन है तो हम g ले लेंगे। दैट मीन्स जो फर्स्ट बॉल का है इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें, तो a का डिस्टेंस जो है एस ए इक्वल टू एस बी, दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ जी इंटू 18 स्क्वायर इक्वल टू कितनी देर के लिए इसने v वेलोसिटी से थ्रो किया था और 12 सेकंड के लिए गया 12t प्लस g/2, 12 सेकंड के लिए 12 स्क्वायर, तो मेरे पास 12v आ जाएगा। दिस विल बी 5, 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 6 इंटू 30, that means v equal to 5 into 15, 75 meter per second. Question number 28, 75 meter per second, that is A option. 28. A particle starts its motion from rest under the action of a constant force. If the distance covered in first 10 seconds is s1, first 10 second distance covered is s1, and that covered in the first 20 second s2। अगेन अगर आप कांस्टेंट फोर्स आपको दिए, आप हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट फोर्स कंसीडर करें, या अगर वर्टिकल लें तो हमेशा ही कांस्टेंट फोर्स होती है, वर्टिकल मोशन में हमेशा ही कांस्टेंट फोर्स होगी। तो दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा कि s1 इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0। यहां पे भी दिया है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इनिशियल, दैट मीन s1 इज प्रोपोर्शनल, यहां पे सिंपल सा आ गया s1 इज प्रोपोर्शनल टू 100 एंड s2 इज प्रोपोर्शनल टू 20 का स्क्वायर हो गया 400, दैट मीन्स s2 इज इक्वल टू 4s1। B option is there. Question number 29. A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t second the value। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपने, जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी में चेंज होगा 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, आप स्ट्रेट एवरेज वेलोसिटी निकालो। कैसे? दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। नाउ s इज इक्वल टू ut, डिस्टेंस इज 135, तो टाइम विल बी इक्वल टू 135 by 15। Very simple. Question number 30th. Distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration of this in the third second. मैंने आपको पीछे एक्सप्लेनेशन में बताया था एस एन इज इक्वल टू यू प्लस
a by 2, 2n minus 1. थर्ड सेकेंड है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0, दिस इज 4 by 3 into 2, 2n minus 1, this is third second, that means 2 into 3 minus 1, 5. So that will be 10 by 3 meter. Option A. Question number 31st. Two bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from heights of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground. मास वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करते, ये ऐसे दिए हुए हैं. सिंपल सी बात है. द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, वर्टिकल मोशन है, ए जी के बराबर ही होगा. और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. दैट मीन्स S16 upon X25, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर. ये डिस्टेंस 16 है, ये डिस्टेंस 25 है. T1 बाई T2 इज इक्वल टू 4.5. दिस इज ए ऑप्शन. Question number 32. A ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height. How high does the ball rise? Take g equal to 10 meter per second square. ये मैंने आपको शुरू में जब मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा था वहाँ पे बताया था कि यहाँ से किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं, जब ये आधे डिस्टेंस पे पहुँचती है तो इसकी स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद फर्दर ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0. तो आप दे सकते हैं इन दोनों के बीच में हाइट कितनी आप बता सकते हो, या ये वापस जब आएगी तब भी यहाँ पे स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. तो जैसे भी ले लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS. एस इज इक्वल टू 100 बाई 2G, क्योंकि ये 0 हो जाएगा. 100 by 20, 5 मीटर. दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर और ये हाफ है, जितना ये उतना ये भी 5 मीटर होगा, 10 मीटर. ऑप्शन ए इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. A man throws balls with same speed vertically upward one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी कंसिडर किया था आपके पास, जगलर वाला क्वेश्चन, जहाँ पे 4 या 5 बॉल्स ली थी. यहाँ पे ये कह रहा है कि एक बॉल ये थ्रो करने वाला है और इससे पहले जो 2 बॉल्स हैं वो हवा में ही हैं या वो दूसरी कैच करने वाला है बंदा. दैट मीन्स ये 2 बॉल्स हवा में हैं और इसका मतलब जब थर्ड बॉल उसने थ्रो की तो कितने टाइम के बाद थ्रो की? 4 सेकेंड के बाद. इसका मतलब ये वाली बॉल ऊपर जाके वापस आ गई 4 सेकेंड में. अगर 4 सेकेंड में वापस आई दैट मीन्स 2 सेकेंड ऊपर जाने में लगे और 2 सेकेंड नीचे आने में लगे. जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा. तो उसकी स्पीड क्या थी? मिनिमम वेलोसिटी v से फेंकी और फाइनल वेलोसिटी है 0. दैट मीन्स अगर हमने ये वेलोसिटी निकालनी है, वी नो दैट 0 माइनस v इक्वल टू GT माइनस 9.8 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 9.8 दिया हुआ है. सो v इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड. ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे v लिया, यू मे टेक एनीथिंग, हम जस्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इनिशियल वेलोसिटी इज मिनिमम 19.6 मीटर पर सेकेंड. मिनिमम दैट मीन्स it may be more than 19.6 per second. That is option is A. Question number 34.
If a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance traveled during the last t seconds of its ascent. ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन में। ये बॉडी है जिसको नीचे से थ्रो किया गया, आपसे पूछा गया लास्ट के टी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। लास्ट के टी सेकंड में चाहे ऊपर जाते हुए चाहे यहाँ से नीचे आते हुए सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हमारे लिए इजी ये है कि वापस आते हुए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और टी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हाफ जी टी स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन इज बी। 35th question. A particle is thrown vertically upward. Its velocity at half of the height is 10 meter per second than the maximum height attained by it. Same question है जो हमने अभी पीछे किया कि आधे डिस्टेंस पे उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। अगर आधे पे 10 मीटर पर सेकंड है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ऊपर को g की वैल्यू है -10 ले सकते हैं आप, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। s इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र बाई 2g, दैट इज 100 बाई 20, 5 मीटर। सो दिस इज 5 मीटर, ये हाफ डिस्टेंस है, दैट मीन्स दिस इज आल्सो 5 मीटर। आंसर इज 10 मीटर। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 36. A car moving with a speed of 40 km per hour can be stopped by applying brakes after at least 2 meters. If the same car is moving with a speed of 80 km per hour, what is the minimum stopping distance? क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे जान लें। वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as होता है। इसको हम मान लें स्टॉपिंग डिस्टेंस है, a इज द रिटार्डेशन, v फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस है तो फाइनल वेलोसिटी को 0 ही होना है। ये रिटार्डेशन है, ये नेगेटिव होगी, -2as, दैट मीन्स s इज इक्वल टू यू स्क्र बाई 2a। और क्योंकि अगर एक ही गाड़ी की बात हो रही है तो वो सेम रिटार्डेशन ही प्रोड्यूस करेगी, दैट मीन्स स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्र। इसका मतलब ये हो गया, अगर स्पीड उसकी डबल हो गई तो डिस्टेंस उसका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर पहले ये 2 मीटर था तो डिस्टेंस फाइनल हो गया, दैट विल बी 2 into 4, that is s dash equal to 8 meter. Question number 32. If a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, it covers a distance of. इसमें मैं एक आपको नया मेथड बता रहा हूँ, या मैंने पहले भी किया। इफ़ ए कार एट रेस्ट u इक्वल टू 0, हम पहले कर चुके हैं मेथड। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है और फाइनल स्पीड 144 किलोमीटर हो गई तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। 0 + 144 बाई 2, 72 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टाइम। 72 किलोमीटर, दैट मीन्स 72,000 अपॉन 3600 सेकेंड्स into 20, that is 400 meter. Next question is 38. A body dropped from a height h with initial velocity 0 strikes the ground with a velocity of 3 meter per second. Another body of same mass dropped from the same height h with an initial velocity of 4 meter per second. The final velocity of the second mass with which it strikes the ground is.
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही इज आस्किंग ए बॉडी ड्रॉप्ड u इक्वल टू 0, डिस्टेंस इज h, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमको सब कुछ गिवन है, लेकिन हम a निकाल सकते हैं। a विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर upon 2h. This will be the acceleration 9 by 2h. Now in second part it is given that it is thrown with, यहाँ पे drop लिखा है but it must be thrown from the same height h with speed 4 meter per second. What will be the final velocity? तो हम ले सकते हैं v स्क्वायर माइनस 16 2 इंटू a हो गया 9 बाई 2h इंटू h, that is v square equal to 25, v will be equal to 5 meter per second. Question number 39. Water drops fall at regular interval from a tap 5 meter above the ground. This is a tap. This is 5 meter above the ground. This distance is 5 meter. Third drop is leaving the tap at instant the first drop touches the ground. यहाँ से drops गिर रहे हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट ड्रॉप बोलूं या इसको थर्ड बोलूं, इसको फर्स्ट बोलूं, एक बीच में आएगा। एंड हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। दैट मीन्स हमको नहीं पता कितने इंटरवल पे, तो हम निकाल सकते हैं कितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा। दैट इज हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू 5 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0, तो t स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर इसको यहाँ से आने तक 1 सेकेंड लगा, दैट मीन्स हाफ सेकेंड के बाद ड्रॉप गिर रहा है। तो मैं निकाल लेता हूँ हाफ सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है। मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, 5 में से इसको माइनस कर दूंगा, जो भी डिस्टेंस आएगा, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको मैं बोलता हूँ S1 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, दैट इज 5 बाई 4, 1.25 मीटर। तो आंसर विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1.25, 3.75 मीटर। ऑप्शन इज ए। Question number 40th. A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta and comes to rest. If total time elapsed is t, then the final velocity acquired by the car. Total time is t. यहाँ से ये एक्सेलरेट करती है, v वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है सपोज करें, और यहाँ से ये फिर डी एक्सेलरेट करती है। वेलोसिटी फिर 0 हो जाती है। ये एक्सेलरेशन है अल्फ़ा, ये बीटा, और टोटल टाइम लगता है t। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टाइम लगता है t1, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा t माइनस t1। अगर मैं इस इक्वेशन से यहाँ पे मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम है, तो मेरे पास ये आ जाएगा v इक्वल टू अल्फ़ा t1, और यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल टू बीटा इंटू t माइनस t1। बोथ द वेलोसिटीज आर सेम, सो अल्फ़ा t1 इक्वल टू बीटा t माइनस t1। हमको निकालना है वेलोसिटी। Velocity acquired by the car will be,
दैट मीन्स ये वैल्यू हमने निकालनी है, हमको t1 की वैल्यू चाहिए। t1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, t1 इज बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो वेलोसिटी आ गई, जो आंसर आएगा आपके पास अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द आंसर। ऑप्शन इज डी। Question number 41st. Velocity of train increases uniformly from 20 km per hour to 60 km per hour in 4 hours. The distance again increases uniformly. Average velocity 20 plus 60 by 2, 40 km per hour. Distance 14 to 4, 160 km. Second question. A body starts from rest. What is the ratio of distance traveled by the body during the 4th and 3rd second? हमने फार्मूला किया था पहले एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यू जीरो हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी सेम डिस्टेंस सेम बॉडी की मोशन ले रहे हैं, ये कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स S4 अपॉन S3 इक्वल टू 2 into 4 minus 1 7, 2 into 3 minus 1 5, 7 by 5. Option is A. Third question. A body dropped from the top of a tower fall through 40 meters during the last 2 seconds of its fall. The height of the tower is. Now this question is, लास्ट 2 सेकेंड में इफ t इक्वल टू 2 सेकेंड इट फॉल्स 40 मीटर। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं कुछ वेलोसिटी ले लूँ, Question number 43rd. A body dropped from top of a tower fall through 40 meters during the last 2 seconds of its fall. The height of the tower is. उसी तरह का क्वेश्चन है जो पीछे करते आ रहे हैं कि लास्ट 2 सेकेंड में उसको ऊपर से ड्रॉप किया गया, लास्ट 2 सेकेंड में t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये 40 मीटर चला नीचे को और एक्सेलेरेशन जो है g है वो है दिया रखा है 10। तो हम यही निकाल लें कि किस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया, क्योंकि जैसी मोशन ऊपर से नीचे को है वैसी मोशन नीचे से ऊपर को होगी। किस वेलोसिटी से थ्रो किया जाए कि 2 सेकंड में 40 मीटर कवर कर ले व्हेन इट इज मूविंग अप। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस है इनिशियल वेलोसिटी टी जी, दैट मीन्स 40 मीटर इक्वल टू
u into 2 minus 5t square. That means 2u equal to 60. u equal to 30 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स इसको 30 मीटर पर सेकेंड से अगर हम ऊपर को थ्रो करें तो हमने बताना है हाइट ऑफ द टावर. तो कितने डिस्टेंस होगा? s इज इक्वल टू वी स्केयर जीरो स्केयर, क्योंकि फाइनली इसे जीरो होना है, माइनस 30 स्केयर अपॉन 2g दैट इज 20. 900 by 20 that is 45 meter. So distance will be 45 meter. Answer is B. Question number 44. What will be the ratio of distance moved by a freely falling body from rest in 4th and 5th second of its motion? 4th and 5th अभी हमने ऊपर किया ये वाला क्वेश्चन. सेम 2n minus 1. That means 2 into 4 minus 1 अपॉन 2 into 5 minus 1. तो ये आपके पास आ गया 7/9. बी ऑप्शन. 45th question. A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour. The velocity of the car midway. अब यहाँ पे आप एवरेज नहीं लेंगे जो हम पीछे करते आ रहे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है मिडवे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पूछा. अगर हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं, हम सारे की एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं 35, बट यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ लिया कि यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर है. मिडवे दैट मीन्स डिस्टेंस यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे. यहाँ पे वेलोसिटी सपोज करो v. हमको पता है कि ये दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब ये हो गया ये भी एक्सेलेरेशन a है, ये भी एक्सेलेरेशन a है, डिस्टेंस भी सेम है. तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं. हमको पता है v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as. अब ये as दोनों सेम है, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v है, v स्केयर माइनस 30 स्केयर दैट इज 900 इक्वल टू 40 स्केयर माइनस v स्केयर. ये जाके ऐड हो जाएगा, दैट इज 2v स्केयर 1600 प्लस 900 2500. v स्केयर इक्वल टू 1250. सो v इक्वल टू दैट विल बी 25 रूट 2 किलोमीटर पर आवर. अब क्वेश्चन आपके पास आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के. Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. ये escalator है, but this is stationary at this point. टाइम लगा t1, डिस्टेंस है इसका s. तो उसकी अपनी वेलोसिटी, प्रीति की वेलोसिटी होगी अपनी, दैट इज s by t1. On the other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. Second day वो क्या करती है, अब ये खड़ी है यहाँ पे और एस्केलेटर की मूवमेंट है, डिस्टेंस सेम है t2, देन ये वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर आ गई. The time taken her to walk up on the moving oscillator. अब प्रीति भी चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है. कंबाइंड वेलोसिटी जो हो गई उसकी s by t1 प्लस s by t2, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, s by t1 प्लस s by t2. दैट इज अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, एस कट जाएंगे, t1 प्लस
52. That is B option will be there. Question number 47. A bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? A bus is moving with a speed of 10 meter per second on a road. ये रोड है तो बस मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. और यहां पे स्कूटरिस्ट है और डिस्टेंस उन दोनों के बीच का है 1000 किलोमीटर. With what speed should the scooterist chase the bus? उसने 100 सेकंड में उसको चेज करना है तो उसकी स्पीड कितनी हो. अगर हम देखेंगे कि अगर इसने इसको चेज करना है तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, स्कूटरिस्ट रिस्पेक्ट टू बस, दैट इज Vs माइनस Vb और V माइनस 10. कितनी देर में कवर करना है उसने, 100 सेकंड में उसको कैच करना है और डिस्टेंस कितना है 1001 किलोमीटर. 1000 किलोमीटर नहीं, दिस इज 1000 मीटर. तो V माइनस 10 इक्वल टू 10, V इक्वल टू 20, जो भी यहाँ पे यूनिट्स होंगी आप लगा सकते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड. डी ऑप्शन इज देयर. Next question 48. A train of 150 meter length is going towards north direction at a speed of 10 meter per second. कहता है एक ट्रेन है 150 मीटर लेंथ है उसकी, that is moving towards north with a speed of 10 meter per second. A parrot flies at the speed of 5 meter per second towards south direction. That means ये इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और पैरेट जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से इधर को, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐड ही होगी. relative velocity of parrot with respect to train, 5 plus 10 15 meter per second. Parallel to the time taken by the parrot to cross the train. Distance उसने करना है 150 मीटर क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मूव करना है पैरेट ने. That means time taken will be equal to 150 by, that is 10 seconds. So this option is D. So students, these questions are over. The second section, motion in one dimension. अगर आप इनको ध्यान से करते हैं या 2-3 बार इनको कर लेते हैं, आप पूरे वीडियो को 2-3 बार देखते हो तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. So all the best, and tomorrow I will be posting next lecture, maybe motion in 2 dimensions, that includes vector and projectile etc. So that will be quite important. तो आप देखें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चंस भी आगे रिपीट हो सकते हैं और मैंने स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी ऐसी है कि उसकी हेल्प से आप काफ़ी क्वेश्चन अलग से सॉल्व कर पाएंगे. हार्डली कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा अगर ध्यान से करेंगे जो आप सॉल्व ना कर पाएँ. थैंक्स अ लॉट.